जरा कल्पना कीजिए ना एक ऐसी विशाल मशीन की जो जो किसी बिजली, कोयले या किसी न्यूक्लियर पावर से नहीं चलती। एक ऐसी मशीन जिसका जिसका इकलौता ईंधन है इंसानों का सबसे गहरा, एकदम रोंगटे कंपा देने वाला खौफ। बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों की चीखें और उनका जो आतंक है ना, वही सबसे बड़ी ऊर्जा है। ओह। और अब सोचिए कि उस खौफनाक मशीन के बिल्कुल बीचों बीच, मौत के उस सर्द साए के नीचे कोई इंसान प्यार में पड़ जाए। हाँ, ये सुनने में काफी अजीब लगता है। है ना? मतलब ये किसी बुरे सपने और एक बहुत ही खूबसूरत कविता का एकदम अजीब सा संगम लगता है। मैं तो यही सोच रही थी कि ये कितना क्रेजी है। और मैं बताऊं, इस तरह का जो कॉन्ट्रास्ट है या विरोधाभास है, वही किसी कहानी को एक नॉर्मल कहानी से उठाकर एक एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस में बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जहां हर कदम पर मौत का एक अदृश्य जाल बिछा हो, उस घुटन भरे अंधेरे में एक कोमल मानवीय भावना का पनपना, ये अपने आप में प्रकृति और खौफ के जो नियम हैं, उनको खुली चुनौती देने जैसा है। और आज के हमारे सफर में हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है ना, वो यही चुनौती है। आज हम गहराई से चर्चा कर रहे हैं एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर, आखिरी सुरंग यानी द लास्ट टनल के भाग 4 पर। हाँ, और ये भाग बहुत ही इंटेंस है। बहुत ज्यादा। और जो लोग इस विषय पर हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि ये कहानी महज डराने के लिए नहीं लिखी गई है। इसके पीछे इंसानी भावनाओं, सत्ता के लालच और जो जीवन मृत्यु के बीच झूलती एक रहस्यमयी ऊर्जा है ना, उसका बहुत बड़ा ताना बाना है। एकदम सही। ये कोई टिपिकल हॉरर नहीं है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि असल में डर कैसे काम करता है और कैसे वो एक इंसान को हथियार बनाकर दूसरों पर राज करता है। तो चलिए इस अंधेरी सुरंग की परतों को खोलना शुरू करते हैं। और मैं कहूंगा कि इस पूरी कहानी का आधार ही मनोवैज्ञानिक डर है। शुरुआत के उस सीन पर अगर हम गौर करें ना, जहां रात का 1 बज रहा है। ओ, वो सीन बहुत डरावना था। हाँ, टनल के अंदर एकदम घना अंधेरा है और दूर सिर्फ 2 खौफनाक लाल आंखें चमक रही हैं। और आर्यन पीछे हट रहा है। एग्जैक्टली। आर्यन पीछे हट रहा है और काव्या, जो कि हम जानते हैं एक आत्मा है, वो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसका हाथ आर्यन के शरीर के आर पार निकल जाता है। हाँ, वो टच नहीं कर पाती उसे। बिल्कुल। और ये दृश्य कोई साधारण हॉरर एलिमेंट नहीं है, ये एक बहुत गहरी बेबसी को दर्शाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बेबसी सिर्फ काव्या की नहीं है। ये 2 अलग-अलग आयामों, मतलब 2 अलग-अलग दुनियाओं के बीच खड़ी एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना एकदम नामुमकिन सा लगता है। सही पॉइंट है। ना? काव्या मानसिक और भावनात्मक रूप से तो आर्यन के साथ है, लेकिन जो भौतिक दुनिया के नियम हैं, वो उसे लाचार बना देते हैं। और उस लाचारी को और भी भयानक बना देती है वो रूह कंपा देने वाली भारी आवाज। वो आवाज जो पूरे टनल में गूंजती है। हाँ, जो पूरे टनल को हिलाते हुए कहती है, वो मेरी है। बाप रे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे तो। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस आवाज का लहजा समझना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, ये आवाज सिर्फ किसी आत्मा की डरावनी चीख नहीं है। ये एक सत्ताधारी की, एक मालिक की आवाज है। वो मेरी है में जो अधिकार छुपा है ना, वो दर्शाता है कि ये सुरंग महज एक जगह नहीं है, बल्कि एक पूरा साम्राज्य है। एक एम्पायर की तरह। बिल्कुल। और जो भी उस साम्राज्य में है, वो उस अदृश्य ताकत की संपत्ति बन चुका है, उसकी प्रॉपर्टी है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बेनकाब होता है। हाँ, वो फाइल वाला सीन। एक नाम उभर कर आता है, राघव मल्होत्रा, जो उस मेट्रो प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी हेड था। हाँ वही। एक पुरानी फोटो में वो टनल के मजदूरों के साथ खड़ा है और पीछे काव्या भी दिखाई दे रही है। जब आर्यन काव्या से सच्चाई पूछता है, तो जो खुलासा होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो बहुत ही डार्क सच था। बहुत डार्क। सुरंग में लगी वो आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही हैरान करने वाले हैं। काव्या बताती है कि राघव इंसानों पर अजीबोगरीब प्रयोग करता था, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करता था। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स? उसका लक्ष्य था डर और मौत की ऊर्जा को इकट्ठा करना। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम डिकोड करें ना, तो डर सिर्फ एक भावना नहीं है। अच्छा। हाँ, जब इंसान खौफ में होता है तो उसका शरीर, उसका दिमाग एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी, एक बेहद तीव्र ऊर्जा छोड़ता है। राघव ने उस असीमित ऊर्जा को सोखने और उसे अपनी ताकत बनाने का तरीका खोज लिया था।
वाओ, ये कॉन्सेप्ट मुझे एक एनालॉजी की याद दिलाता है। मतलब आज के दौर में बड़ी टेक कंपनियां क्या करती हैं? डेटा कलेक्ट करती हैं। हाँ, वो हमारा डेटा माइन करती हैं, हमारी आदतों को ट्रैक करती हैं, ताकि वो अपना सिस्टम और ताकतवर बना सकें। राघव का काम बिल्कुल इसी डेटा माइनिंग जैसा है, लेकिन यहाँ वो कुछ और ही माइन कर रहा था। वो इंसानों का डर माइंड कर रहा था। एग्जैक्टली वो इंसानों के सबसे आदिम, सबसे गहरे खौफ की माइनिंग कर रहा था। जब मजदूरों को इस बात की भनक लगी तो उसने पूरे सिस्टम को ही सील कर दिया, सबको उस सुरंग में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। जो कि बहुत ही ब्रूटल था। बहुत ब्रूटल था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। काव्या ने कहा कि वो पहले अच्छा इंसान था, तो क्या असीमित शक्ति की ये चाहत, मतलब इतना ज्यादा पावर का लालच, एक आम इंसान को इतनी जल्दी एक खूंखार शैतान में बदल सकता है? ये बहुत ही कॉमन सा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। क्या सत्ता का नशा सच में इतना तेज होता है? देखिए, सत्ता और अधिकार का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत जटिल होता है। एक सिक्योरिटी हेड का काम क्या होता है? लोगों को सुरक्षित रखना, उन्हें बचाना। बिल्कुल। लेकिन जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि दूसरों की कमजोरी उसे ताकत दे सकती है, तो वो रक्षक से भक्षक बनने लगता है। राघव का ये सफर एक बहुत बड़ा रूपक है, एक मेटाफर है। समझ रहे हो? ये उन तमाम प्रणालियों की तरफ इशारा करता है जो लोगों को डराकर अपना वर्चस्व कायम रखती हैं। एक अच्छा इंसान शैतान तब बनता है जब उसे लगता है कि उसकी ताकत का कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। वो सुरंग एक तरह से उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया थी, जहां वो खुद को भगवान समझने लगा था। अतीत में दफन नहीं हुई है, वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है। अगर राघव की पूरी ताकत इस खौफ और राज के छिपे रहने पर निर्भर करती है, तो जब कोई सच के करीब पहुंचने लगता है, तो ये सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है? वो हिंसक हो जाता है। बिल्कुल। आर्यन सच के बहुत करीब पहुंच गया है, और इसी के साथ कहानी में एक बहुत ही हिंसक मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि किसी भी दमनकारी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी सच ही होता है। जैसे ही सच सामने आने का खतरा पैदा होता है, वो सिस्टम अपनी पूरी क्रूरता के साथ बचाव में उतर आता है। इसी बात का सीधा प्रमाण हमें विवान वाले दृश्य में मिलता है। आर्यन का दोस्त विवान टगल के बाहर अकेला खड़ा है। वो सीन बहुत टेंस था। बहुत ज्यादा। उस रात के सन्नाटे में अचानक कदमों की आवाज गूंजती है, टप टप टप। और पीछे कोई नहीं होता। हाँ, विवान पलटकर देखता है और पीछे कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पल एक भयानक काली परछाई उसके सामने आकर सीधा उसका गला पकड़ लेती है। वो परछाई कहती है, आर्यन को सच से दूर रखो। और वो निशान छोड़ देती है। एग्जैक्टली। विवान की गर्दन पर काले निशान छप जाते हैं, और वो बस इतना कह पाता है कि वो इंसान नहीं। उसी पल पूरी सुरंग की लाइटें फट जाती हैं। मुझे ये किसी कंप्यूटर के बेहद खतरनाक एंटीवायरस सिस्टम की तरह लगता है। एंटीवायरस सिस्टम। हाँ, जैसे कोई कंप्यूटर वायरस को खत्म करता है ना, वैसे ही जो भी इस टनल रूपी सिस्टम के राज तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ये सिस्टम उसे वायरस मानकर खत्म करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। विवान उसी सिस्टम का शिकार हुआ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आपकी एंटीवायरस की ये एनालॉजी काफी हद तक उस प्रक्रिया को समझाती है, लेकिन इसमें एक और लेयर है। वो क्या? एक एंटीवायरस सिर्फ प्रोग्रामिंग पर काम करता है, उसमें भावनाएं नहीं होती। लेकिन काव्या जब लाइटें फटने पर कहती है वो गुस्से में है, तो यह साबित होता है कि यह परछाई या ऊर्जा अंधी नहीं है, इसमें एक तरह की चेतना आ चुकी है। एक कॉन्शियसनेस है उसमें। बिल्कुल। और विवान का गला ही क्यों पकड़ा गया? क्योंकि गला आवाज का माध्यम है। एग्जैक्टली। गला आवाज का, सच बोलने का माध्यम है। बुराई हमेशा सच की आवाज को दबाने की, उसे चोक करने की कोशिश करती है। ये हमला सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार है, जो आर्यन को ये बताने के लिए किया गया है कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे अपनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या ये जानलेवा हमला आर्यन को डराने और पीछे हटने में कामयाब होगा, या ये चीज उसे और ज्यादा उकसाएगी? ये तो आगे पता चलता है। हाँ, क्योंकि यहीं से हम इस पूरी कहानी के सबसे खूबसूरत और शांत हिस्से में प्रवेश करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मौत के इस तांडव, लाइटों के फटने और विवान पर हमले के ठीक बाद कहानी हमें टनल के एक बेहद शांत कोने में ले जाती है। एकदम सन्नाटा होता वहां। एकदम सन्नाटा। आर्यन और काव्या अकेले हैं। आर्यन बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और काव्या अपने सालों के दर्द को समेटते हुए जवाब देती है, मैं तो पहले ही खो चुकी हूं। उस एक लाइन में काव्या का पूरा वजूद छलक उठता है। उसने अपनी जिंदगी, अपना शरीर, अपना भविष्य, सब कुछ उस सुरंग में गंवा दिया है।
उसे लगता है कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आर्यन उसे टोकते हुए कहता है, मेरे लिए नहीं। हवा का चलना, वो सन्नाटा और फिर काव्या का आर्यन के करीब आकर पूछना, तुम्हें डर नहीं लगता? और आर्यन का वो जवाब, हाँ, आर्यन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे साथ नहीं। ये सुनकर काव्या फूट फूट कर रो पड़ती है। अगर हम इसके वातावरण को देखें तो ये एक भयंकर तूफान के केंद्र की तरह है। आई ऑफ द स्टॉर्म। एग्जैक्टली। तूफान के चारों तरफ तबाही, शोर और खौफ होता है, लेकिन उसके बिल्कुल बीचों बीच वहां एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति होती है। इस तूफान के केंद्र वाली बात को अगर हम राघव के सिस्टम से जोड़कर देखें तो ये आर्यन का सबसे बड़ा हथियार है। कैसे? देखिए, राघव का पूरा साम्राज्य, उसकी पूरी ऊर्जा इंसानों के डर पर टिकी है। वो डर से ही जिंदा है। ऐसे में आर्यन का ये कहना कि तुम्हारे साथ डर नहीं लगता, महज एक रोमांटिक डायलॉग नहीं है। ये असल में राघव की सत्ता के खिलाफ एक खुली और सबसे बड़ी बगावत है। मतलब आर्यन का निडर होना राघव के पूरे अस्तित्व को सीधी चुनौती दे रहा है। ये तो एक तरह से डर के खिलाफ प्यार को एक ढाल बनाने जैसा हुआ। सटीक तौर पर यहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो डर का एंटीडोट बन गया है। वाह। जब आप डरते नहीं हैं तो आप उस नकारात्मक मशीन को ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। आर्यन ने अनजाने में ही सही, लेकिन राघव के पावर सप्लाई को काट दिया है। क्या बात है। और आर्यन की निडरता काव्या के लिए एक आईने का काम करती है। जो काव्या सालों से खुद को एक शिकार मानती आ रही थी, आर्यन का प्यार और उसका अटूट विश्वास काव्या को उसकी अपनी खोई हुई ताकत की याद दिलाता है। और यही नई हिम्मत उन दोनों को उस जगह ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सुरंग का सबसे पुराना हिस्सा। हाँ, सबसे खौफनाक हिस्सा। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा है जिस पे डरावने चिन्ह बने हैं। वो दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर मोमबत्तियां हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, खून के निशान हैं और बीचों बीच रखा एक पुराना शीशा। वो शीशे वाला सीन बहुत पावरफुल है। बहुत। जब आर्यन उस शीशे में देखता है तो उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक काली परछाई नजर आती है। और वो इसलिए क्योंकि शीशे का वो दृश्य मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी है। शीशा आमतौर पर सच दिखाता है, लेकिन राघव की दुनिया में शीशा आपकी पहचान छीन लेता है और आपको आपकी सबसे गहरी असुरक्षाओं से मिलाता है। आर्यन को अपना अक्स न दिखना इस बात का प्रतीक है कि सुरंग का वो हिस्सा इंसानियत को खत्म कर देता है। और तभी वो शीशा टूटता है, काला धुआं फैलता है और राघव एक जले हुए चेहरे और काली आंखों के साथ इंसानी रूप ले लेता है। आते ही वो अपनी फिलॉसफी जाहिर करता है, डर इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये डायलॉग राघव के पूरे चरित्र का सार है। वो तो है। उसे लगता है कि कोई भी इंसान हो, उसका कोई ना कोई डर जरूर होता है और उसी डर को दबाकर उसे तोड़ा जा सकता है। वो इसी फॉर्मूले पर सदियों से राज कर रहा है। लेकिन राघव अपनी बात साबित करने के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। वो तुरंत आर्यन पर एक जानलेवा हमला करता है। वो आर्यन को हवा में उछाल देता है। हाँ, आर्यन हवा में उछलकर दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। काव्या चीखती है। राघव क्रूरता से कहता है कि अगर आर्यन जिंदा रहा तो काव्या कभी उसकी नहीं बन पाएगी। और ठीक इसी पल कहानी के सारे नियम पलट जाते हैं। बिल्कुल पलट जाते हैं। आर्यन के गले में पड़ा वो रहस्यमयी पेंडेंट तेज रोशनी से चमकने लगता है। पूरा कमरा हिलता है। काव्या की आंखें सफेद हो जाती हैं और इतने सालों में पहली बार वो अपनी घोस्ट पावर्स का इस्तेमाल करती है। वो तेज हवा और उड़ती चीजें। एग्जैक्टली। तेज हवा, उड़ती चीजें और वो राघव को एक जबरदस्त झटके के साथ पीछे धकेल देती है। तो इस सब का मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। मतलब क्या उस जादुई पेंडेंट ने अचानक काव्या को कोई सुपर पावर दे दी, या फिर आर्यन की जान को खतरे में देखकर काव्या के अंदर का कोई ऐसा हिस्सा जाग गया जो अब तक दबा हुआ था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस पूरी घटना के पीछे का विज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। अच्छा। राघव ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। वो सालों से काव्या की आत्मा को दबा कर रखना चाहता था, लेकिन उसने आर्यन पर हमला किया। आर्यन पर हुआ ये जानलेवा हमला काव्या के लिए गहरा इमोशनल ट्रिगर बन गया। एक ट्रिगर पॉइंट। हाँ, पेंडेंट ने शायद एक माध्यम या लेंस का काम किया होगा जिसने ऊर्जा को एक दिशा दी, लेकिन जो असली ऊर्जा पैदा हुई वो पेंडेंट से नहीं बल्कि एक काव्या के अंदर से आई थी। वाओ। ये बदलाव था एक पीड़ित से एक रक्षक बनने का। जब बात अपने प्यार को बचाने की आई तो खूने का डर राघव को ऊर्जा देने के बजाय काव्या का हथियार बन गया। काव्या ने राघव के ही खेल में उसी के नियमों को पलटकर उसे मात दी। ये सच में एक आहा मोमेंट है। कैसे एक शिकार
अपने प्यार की खातिर सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। इस एक झटके से राघव अंधेरे में गायब होने लगता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हंसते हुए एक खौफनाक धमकी देता है, अगली रात आखिरी रात होगी। इस तरह की धमकियां दर्शाती हैं कि ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत है, युद्ध का नहीं। राघव का ये कहना कि आखिरी रात होगी एक तरह से ये संकेत है कि अगली बार वो अपने पूरे साम्राज्य की सारी नकारात्मक ऊर्जा को एक साथ लेकर आएगा। लेकिन इस धमकी के ठीक बाद एक ऐसा दृश्य आता है जो इस पूरी स्क्रिप्ट के भौतिक नियमों को, मतलब फिजिक्स के हर लॉ को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो टच वाला सीन। हाँ। आर्यन जमीन पर घायल पड़ा है, काव्या रोते हुए उसके पास आती है। आर्यन अपना हाथ उठाता है और काव्या का चेहरा छूने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि पहले सीन की तरह उसका हाथ हवा में से आर पार निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता। आर्यन का हाथ काव्या के चेहरे पर रुक जाता है। वो उसे छू पाता है, उसकी त्वचा को महसूस कर पाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं और काव्या के आंसू छलक पड़ते हैं। ये दृश्य कहानी के पूरे ताने बाने को झकझोर कर रख देता है। जो आत्मा अब तक भौतिक दुनिया की किसी चीज को छू नहीं सकती थी, वो अचानक इतनी ठोस कैसे हो गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या काव्या अचानक इंसान बन गई है या फिर कुछ और ही हुआ है? अगर हम ऊर्जा के उसी सिद्धांत पर वापस जाएं जिसकी हम बात कर रहे थे, तो शायद आर्यन और काव्या के बीच जो निस्वार्थ और निडर प्यार पनपा है, उस प्यार की ऊर्जा ने दोनों दुनियाओं के बीच की उस अदृश्य दीवार को पिघला दिया है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। हाँ, या फिर एक और डरावनी संभावना ये भी हो सकती है कि राघव के हमले के बाद आर्यन खुद उस दुनिया के करीब खिसक गया हो जहां आत्माएं रहती हैं। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाता है। हमने देखा कि डर की एक भयानक ऊर्जा लोगों की जान ले सकती है और उन्हें सालों तक एक अंधेरी सुरंग में कैद कर सकती है। तो क्या सच में एक निस्वार्थ प्यार इस भौतिक दुनिया के नियमों को पूरी तरह बदल सकता है? बिल्कुल। क्या ये संभव है कि उस आने वाली आखिरी रात में प्यार की ताकत काव्या को वापस पूरी तरह से एक इंसान बना दे? या फिर क्या आर्यन को काव्या के साथ हमेशा रहने के लिए अपना मानवीय शरीर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? क्या प्यार की अंतिम कीमत जीवन देकर ही चुकानी पड़ेगी? सोचने वाली बात है।